तो हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप लोग? मस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर, जो कि क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड कंपाउंड्स का ये है पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं है, ये है पार्ट 2, जिसमें बोल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। पार्ट 1 नहीं, पार्ट 1 आपका कल आ जाएगा। आज हम डाल रहे हैं पार्ट 1, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे। जिसमें पहला रिएक्शन आपको दिया हुआ है क्या, कंबर्शन। कंबर्शन मीन सीधा सीधा कार्बन का जलना, कार्बन का जलना। अब कार्बन के जलने से उसका क्या मतलब है, जितनी भी चीजें आप लोग इस चैप्टर में अभी तक पढ़ी होंगी, रिवीजन चल रहा है तो आपने पढ़ी होंगी चैप्टर आगे, तो जितने भी पार्ट जितने भी आपने इस चैप्टर में पहले ही स्टार्टिंग में बोला गया है, पहले ही बताया गया है कि जितनी भी चीजें आपने अराउंड में देखते हैं वो सारी की सारी किसकी मेडअप है, वो सारी की सारी कार्बन की मेडअप है। मतलब उन सब में कार्बन जरूर से जरूर होता है। इवन हमारी बॉडी भी कार्बन की ही मेडअप है, हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन पाए जाते हैं। तो वो जब जलते हैं तो कैसा परफॉर्म करते हैं या क्या होता है वो बताया गया है कंबशन रिएक्शन में। तो all the allotrope form of the carbon burns in the oxygen to give the carbon dioxide along with the release of a heat and light। जब कार्बन डाइऑक्साइड बर्न होता है तो क्या रिलीज होता है, हीट निकलता है, लाइट निकलती है, कभी कभी वाटर भी निकलता है। आया समझ में? ठीक है, क्या कह दिया हुआ है, जब कार्बन बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन बर्न हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपको मिला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। CH4 बोले तो मीथेन, दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, वो माइक ऑन करना भूल गया था। फिर मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट एंड लाइट। ये हीट एंड लाइट क्या है, जब लकड़ी जलाते हो तो आग निकलती है, आग जब वहां से निकलती है तो क्या लाइट नहीं निकलती है, लाइट निकलती है ना, ये वही लाइट है। क्या कोई उसमें चूल्हा अगर जलाओ या फिर गैस जलाओ तो उसके ऊपर कोई बर्तन रख दो तो क्या वो बर्तन गर्म नहीं होगा, क्या हीट नहीं रिलीज हुई, ये वही हीट है। तो क्या हुआ, मीथेन जब बर्न हुआ ऑक्सीजन के साथ तो आपको मिला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट। और उसके बाद क्या, इथेनॉल, अल्कोहल है इथेनॉल। इथेनॉल जब बर्न हुआ, ऑयल लगाया, OH लगाया, क्या है ये, इथेनॉल। दो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप OH है, तो क्या है ये, इथेनॉल। इथेनॉल जब बर्न हुआ ऑक्सीजन के साथ तो आपको मिला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, वाटर, हीट एंड लाइट। ये तीन ही रिएक्शन आपकी बुक में दी हुई है एनसीईआरटी के, यही तीन रिएक्शन आपको पढ़नी है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, जब सैचुरेटेड कार्बन बर्न होता है या जब अनसैचुरेटेड कार्बन बर्न होता है तो कैसा होता है। सैचुरेटेड कार्बन जब बर्न होता है तो आपको क्लीन फ्लेम मिलती है, उसके अंदर कोई एश प्रोड्यूस नहीं होता है, बर्तन को काला नहीं करता है या कोई राख प्रोड्यूस नहीं होती है। लेकिन जब अनसैचुरेटेड कार्बन बर्न होता है, मींस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का कोई कार्बन अगर बर्न हो रहा है तो वहां पे आपको येलो फ्लेम देखने को मिलेगी और विथ ब्लैक स्मोक मिलेगा। और ये येलो फ्लेम और ये क्लीन फ्लेम है, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अलावा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पे भी डिपेंड करती है। अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, अगर सप्लाई ऑफ O2 है तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ब्लू फ्लेम मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्लू फ्लेम मिलेगा और कोई भी राख जमा हुई वहां पे नहीं मिलेगी। अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम है, अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम है, अब अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम है तो वहां पे आपको येलो फ्लेम देखने को मिल सकती है और उस पर राख जमा हुआ मिल सकता है। कभी कभी जब कार्बन बर्न होता है तो वहां पे कैल्शियम, नाइट्रोजन या सोडियम फॉस्फेट ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। तो ये था आपका कंबशन रिएक्शन। इसके बाद आपका है एडिशन रिएक्शन, नहीं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर एडिशन रिएक्शन, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तीन रिएक्शन दिए हुए, तीनों बहुत ईजी हैं, फटाक से करते हैं, लिखो इसको। तो नेक्स्ट क्या है हमारा बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज, सिंपल भाषा में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी भी एक कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। आपकी बुक में सिर्फ एक इक्वेशन दिया हुआ है, सिर्फ एक इक्वेशन दिया है, हम दो इक्वेशन और कर लेते हैं। अब देखो, ऑक्सीजन ऐड करने के बाद जो केमिकल प्रॉपर्टी, जो कंपाउंड है उसका नेम हो जाता है चेंज।
जब उसमें ऑक्सीजन नहीं था, जो पहले कंपाउंड आपको दिया गया है उसका नाम कुछ और होगा, और जब आप उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो ये नाम भी ध्यान रखना है कि ऐड करने के बाद नाम क्या हो गया और कैसे ऐड हुआ। तो जिसमें पहला एक क्वेश्चन आपको दिया हो गया है CH3CH2OH, CH3CH2OH जो कि एक OH, जो ये कंपाउंड है इसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH, फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये आपका क्या है, ये है एल्कोहल। ये जो OH लगा हुआ है इसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका एल्कोहल। क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया क्या आपका एल्कोहल। क्या हो गया आपका ये एल्कोहल। अब नाम क्या होगा इसका, अब नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अगर इसका नाम देखें तो 2 कार्बन है तो इथेन, ईथ, 2 कार्बन है तो इथेन, 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन। अब ये OH फंक्शनल ग्रुप है तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स क्या ऐड करते हैं बेटा, ओल। तो इसका जो जनरल नेम आएगा वो है इसका इथेनॉल। क्या हो गया, इथेनॉल। अब इसमें आपने ऐड किया क्या, ऑक्सीजन, वो तो ऐड करना मैं भूल ही गया। इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, ऑक्सीजन। इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन ऐड करने का मतलब है कि KMnO4 इसकी प्रेजेंस में अगर आप इसको हीट करते हैं तो ऑक्सीजन ऑलरेडी ऐड हो जाएगा, अलग से ऑक्सीजन लिखने की उतनी जरूरत नहीं है। अगर आपने लिख दिया KMnO4 प्लस हीट, मतलब जो एक मतलब ट्यूब लिया जिसके अंदर आपने इथेनॉल रखा और उसमें KMnO4 डाल के उसको हीट किया तो ऑलरेडी उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। और ऑक्सीजन ऐड होने के बाद ये जो OH है, ये जो OH है, ये जो आपका OH है, ये हो जाएगा रिलीज। और इस OH, ये जो OH नहीं, ये जो हाइड्रोजन है, देखो मैं दिखाता हूँ होता क्या है रियलिटी में। देखो अगर इसको हम ध्यान से देखें ये रिएक्शन हुआ कैसे, यहाँ कैसे देख सकते हैं रिएक्शन, रिएक्शन हम देखेंगे यहाँ क्या था, CH3, तो ये रहा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, जिसके में लगे हैं 2 H और इधर क्या लगा है OH। इसमें आपने किसका अटैक कराया, इसमें आपने O2 का कराया अटैक। अब O2 का अटैक नहीं, इसमें आएगा एक O, एक आएगा एक सिंपल सा O, जो कि ये वाला जो बॉन्ड है इसको क्या करेगा, तोड़ देगा। इसको क्या करेगा, तोड़ देगा। और इस वाले बॉन्ड को भी क्या कर देगा, तोड़ देगा। और ये ऑक्सीजन यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना लेगा और आपका ये बन जाएगा C नॉर्मल से। ये तो वैसे ही रहा CH3, और जो इसमें ऑक्सीजन लगा ये ऑक्सीजन, ये यहाँ डबल बॉन्ड O और ये आपका सिंगल OH। और डबल बॉन्ड O और सिंगल OH लगने के बाद ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, डबल बॉन्ड O CH, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH, टर्मिनल कार्बन पे लगा होगा डबल बॉन्ड O OH। ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब ये पहले था अल्कोहल, उसका नाम था इथेनॉल। अब वहां से क्या हो गया, आपने इस H को निकाल के इसमें डबल बॉन्ड O लगा दिया। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ था, ऑक्सीजन ऐड होने की वजह से वो फंक्शनल ग्रुप चेंज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इसकी वजह से इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप आया वो कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स क्या लग जाएगा, ओइक एसिड। तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड, बस हो गया। ठीक, ये ऐसे सेम टू सेम इसमें भी होगा। इसमें देखो, इसमें अनसैचुरेटेड कार्बन है, अनसैचुरेटेड कार्बन मतलब डबल बॉन्ड है, बस ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंसी इसकी खाली हो जाएगी और एक वैलेंसी इसकी खाली हो जाएगी। जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंसी इसकी खाली हो जाएगी, एक वैलेंसी इसकी खाली हो जाएगी, तो एक OH यहां जुड़ जाएगा, एक OH यहां पे जुड़ जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड था तो ये क्या क्या, 2 कार्बन तो इथ, डबल बॉन्ड तो इन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ। आप देख रहे हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप लग गया है OH एंड OH, OH एंड OH, OH एंड OH। अब OH मीन्स इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, इसका फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। क्या नाम इसका, फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। अब नेमिंग के अकॉर्डिंग देखें
तो अगर मैं इसको नेमिंग दूं, चाहे इसको 1 बोलूं, चाहे इसको 2 बोलूं, चाहे इसको 1 बोलूं, चाहे इसको 2 बोलूं, इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया। तो पहले कार्बन पे भी अल्कोहल लगा है और दूसरे कार्बन पे भी अल्कोहल लगा है। पहले कार्बन पे भी अल्कोहल लगा है और दूसरे कार्बन पे भी अल्कोहल लगा है। कार्बन है कितने? 2। तो 2 कार्बन है तो इथ, 2 कार्बन है तो इथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, सिंगल बॉन्ड है तो, सिंगल बॉन्ड है तो बेटा सिंगल बॉन्ड है तो देखो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो इन। अब 1 पे भी है और 2 पे भी है, 1 पे भी है और 2 पे भी है, तो 1,2 डाईओल, ये हो गया इसका नाम। इथेन से सीधा इथीन, इथेन से सीधा इथेन 1,2 डाईओल। ठीक, ऐसे एक लास्ट वाला दिया हुआ है क्या, ये क्या है? ये मिथेनॉल है। एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन और OH लगा है तो ओएल। तो क्या आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका मिथेनॉल। अब ये मिथेनॉल, इसमें ऑक्सीजन आपने ऐड किया तो फंक्शनल ग्रुप, हाँ, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? डबल बॉन्ड O हो गया। यहाँ पे क्या था देखो, CH और ये एक OH, इसमें ऑक्सीजन ने ऐड किया और यहां से एक हाइड्रोजन, ये पे OH चला, एक मतलब H2O रिलीज हो गया। इतना जो है वो क्या हो गया? रिलीज हो गया और इसकी जगह क्या ऐड हो गया? CH डबल बॉन्ड O। अब ये है कीटो, ये है एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। सीधा अल्कोहल से यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप था वो था क्या? यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप था वो था अल्कोहल और यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा एल्डिहाइड। अब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन लगा है तो मीथेन, और मीथेन लगने पे, एल्डिहाइड लगने पे जो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? अल, मीथेनल। तो इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेनल, मिथेनॉल। तो चलिए यहाँ पे होता है आपका ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन समाप्त। इसके बाद चलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट, ये 2 और बचे हुए हैं, कौन से? एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले हम क्या देखते हैं? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का सिंपल से जैसे 2 + 2 ऐड करते हैं, 2 में हमने 2 को ऐड किया, 4 में हमने 2 को ऐड किया, 6 में हमने 2 को ऐड किया, 4 में 2 को ऐड किया, 6 हुआ, 6 में 2 ऐड किया, 8 हुआ। एज इट इज सेम टू सेम एडिशन रिएक्शन में भी जो केमिकल आपको अनसैचुरेटेड कार्बन दिए रहेंगे। अनसैचुरेटेड कार्बन का मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मींस अनसैचुरेटेड कार्बन में आप हाइड्रोजन को ऐड कराइए, उनका जो डबल बॉन्ड है उनको तोड़िए और सिंगल बॉन्ड तक उनको ले आइए। अनसैचुरेटेड कार्बन को सैचुरेटेड कार्बन में चेंज करिए और आपका एडिशन रिएक्शन पूरा होता है। बस कुछ नहीं, जो 2 कार्बन है उसको हमने तोड़ा और ये किस में चेंज हो गया? 2 बॉन्ड को हमने तोड़ के एक सिंगल बॉन्ड में कर दिया। यही है एडिशन रिएक्शन। जब भी आपको 2 बॉन्ड दिखे, उस 2 बॉन्ड को तोड़ के एक सिंगल बॉन्ड में चेंज किया जा रहा है तो क्या होगा? एडिशन रिएक्शन होगा। अब अगर डबल बॉन्ड है तो ईन लगा होगा लास्ट में या आइन लगा होगा, ENE लगा होगा या YENE लगा होगा, ENE लगा होगा लास्ट में या YENE लगा होगा। जब उसमें आप एडिशन रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, आप ब्रोमीन को भी ऐड कर सकते हैं। मींस ये बॉन्ड तोड़ के आप, जैसे यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में ये इथीन था, क्या था? ये इथीन था, मींस अनसैचुरेटेड कार्बन विद डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कार्बन विद डबल बॉन्ड। यहाँ पे ऐड किया गया है H2 को, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया। सिंगल बॉन्ड बनते ही ये जो R आप है, R का मतलब है हाइड्रोजन ग्रुप, मतलब ये H लगा है, फिर H के बाद R का मतलब होता है सीधा हाइड्रोकार्बन ग्रुप। हार का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन ग्रुप। हाइड्रोकार्बन ग्रुप का मतलब है कि वो कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही हो। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन ग्रुप लगा, यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन ग्रुप लगा। आप यहाँ H मान लीजिए, मैं इसको मान लेता हूँ H, इसको भी मान लेता हूँ H, इसको भी लिख देता हूँ H और इसको भी लिख देता हूँ H। अब ये था इथेन C2H4। अब इसमें क्या हुआ? आपने ब्रोमिनेशन कराया, सॉरी आपने हाइड्रोजनेशन कराया, इसमें आपने हाइड्रोजन को ऐड किया, एडिशन रिएक्शन कराया और हाइड्रोजन को ऐड करके इसका एक बॉन्ड आपने तोड़ दिया। जो डबल बॉन्ड था इसका एक बॉन्ड आपने तोड़ दिया और यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन ऐड हो गया। मान लो एक ये वाला हाइड्रोजन ऐड हो गया और एक ये वाला नहीं,
एक ये वाला हाइड्रोजन ऐड हो गया और एक ये वाला हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये एक ऊपर ये एक हाइड्रोजन ऐड हो गया और एक हाइड्रोजन, तो मतलब पहले 4 हाइड्रोजन थे, अभी 6 हाइड्रोजन है। मतलब आपने डबल बॉन्ड को तोड़ा और इसको सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दिया। आप ये ट्रिपल बॉन्ड में भी कर सकते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक ये इसमें भी आप निकल और प्लेटिनम के प्लस में H2 डलवाएंगे तो ये पहले तो डबल बॉन्ड में होगा, पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। फिर वही चीज आप निकल की प्रेजेंस में, निकल या प्लेटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे तो फिर ये फिर से सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। मतलब इथाइन, इथाइन से इथीन, इथीन से इथेन। अब इसमें नाम लिखना कितना आसान है, नाम लिखने में क्या दिक्कत है। ये इथीन था, आपने हाइड्रोजन ऐड कराया और ये क्या हो गया, ये हो गया इथेन। ये क्या था, ये था इथाइन, हाइड्रोजन का ऐड कराया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड मींस इथीन। इसमें हाइड्रोजन को ऐड कराया और ये क्या हो गया, इथेन। बस खत्म। आप इसमें ब्रोमीन भी ऐड करा सकते हैं, उसे हम ब्रोमिनेशन कहते हैं। आप इसमें हाइड्रोजन की तरह ब्रोमीन भी ऐड करा सकते हैं और इस डबल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। डबल एडिशन रिएक्शन क्लास 10th में आपको सिर्फ एडिशन रिएक्शन में यही सिखाया गया कि अनसैचुरेटेड कार्बन को सैचुरेटेड कार्बन में चेंज करने का प्रोसेस। एडिशन रिएक्शन मतलब वो प्रोसेस जिसमें अनसैचुरेटेड कार्बन को अनसैचुरेटेड कार्बन को सैचुरेटेड कार्बन में चेंज कर दिया गया है। अनसैचुरेटेड कार्बन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसको तोड़ा और सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दिया। अब जैसे अगर मैं जो एग्जांपल बोल रहा हूं, मान लो ये था आपका डबल बॉन्ड सी, एच 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 और ये आपका H, यहां पे आपने B2 ऐड कराया सेम निकल उसके प्रेजेंस में और ये हो जाएगा क्या, C सिंगल बॉन्ड C, यहां पे लग जाएगा Br, Br H H H और ये H, Br Br और ये क्या है, ये ब्रोमिनेशन है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया पर एडिशन रिएक्शन में ये भी आता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये था क्या, इथेन। ये हाँ, इसका नाम देखो। अब ये क्या था, ये था आपका इथीन, ये क्या था आपका इथीन और ये क्या हो गया, ये हो गया ब्रोमो इथेन। ये क्या हो गया बेटा, जब हेलोजेंस लगते हैं किसी ग्रुप पे तो उसमें प्रीफिक्स लगता है। अगर ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो प्रीफिक्स लगता है, अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरो प्रीफिक्स लगता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो रहा है तो प्रीफिक्स लगेगा ब्रोमो और है क्या ये इथेन, बस हो गया ब्रोमो इथेन। यही था आपका एडिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो किसी भी सैचुरेटेड कार्बन है, एडिशन रिएक्शन में एक चीज और आपको बताई गई है क्या, ऑयल के बारे में। जैसे हमारी बॉडी के लिए जो अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड ऑयल होते हैं वो ज्यादा हेल्थी होते हैं कंपेयर टू सैचुरेटेड ऑयल के। छोड़ो उसको, ये देखो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन दिया हुआ है कि अनसैचुरेटेड जो ऑयल्स होते हैं, ऑयल विद अनसैचुरेटेड ऑयल्स जो होते हैं, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन में रीड कर देता हूं आपको। ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजर फॉर द कुकिंग, क्योंकि वो क्या होता है, हेल्दी होता है कंपेयर टू सैचुरेटेड कार्बन एटम्स। अब आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सीधा सा मतलब होता है कि मीथेन में लगे हुए कार्बन को, मीथेन मतलब मीथेन में लगे हुए हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करना। ये जो कार्बन है, देखो इधर, ये जो कार्बन है मीथेन है, तो इसमें अभी 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसमें लगे हुए हैं आपके 4 हाइड्रोजन। इन चारों हाइड्रोजन को वन बाई वन करके चारों हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर देना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। ये एज इट इज एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है कि एज इट इज ये लिखा हुआ है कि मीथेन के हर एक लगे हुए हाइड्रोजन एटम को क्लोरीन से रिप्लेस कर देना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। अब देखो क्लोरीन मीथेन है, अब अगर जैसे मैंने बोला क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड होता है तो नेम के आगे लग जाता है प्रीफिक्स क्लोरो या ब्रोमो। अब मीथेन के अगर एक क्लोरो लगेगा, एक क्लोरीन लगेगा तो क्लोरोमीथेन, 2 क्लोरो लगा 2 क्लोरोमीथेन, 3 क्लोरो लगा 3 क्लोरो, ठीक है। तो बस 1 बाई 1 इसको ऐड करते चले जाना, 1 बाई 1 इसको ऐड करते चले जाना, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये 1 बाई 1 ऐसे HCl निकलता है, एक हाइड्रोजन, और ये होता है Cl2 बेटा। क्लोरीन एक सिंगल फॉर्म में नहीं पाया जाता, अभी आपने लास्ट अभी पढ़ा होगा इसको, तो ये Cl2 होता है, ठीक है। क्लोरीन 1 बाई 1 इसके हाइड्रोजन को ऐड कर हटाता चला जाता है और उसकी जगह खुद आता चला जाता है।
ये था आपका सब्स्टिट्यूशन, जैसे ये है। अब फिर ये हो क्या जाएगा, CH3Cl। अब ये जो CH3Cl है इसमें फिर क्या Cl2 ऐड करेंगे, ये फिर क्या हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। अब फिर से क्या CH2Cl में हम फिर से ऐड करेंगे Cl2, ये हो जाएगा CHCl3 प्लस HCl। अब फिर से CHCl प्लस Cl2 करेंगे तो ये फिर से CCl4 प्लस HCl। ये प्रॉपर्टी होती है क्लोरीन की। क्लोरीन मीथेन के जल्दी से जल्दी सारे हाइड्रोजन को हटाता चला जाता है और उसकी जगह खुदाता चला जाता है। और ये सब मीथेन के साथ भी नहीं होगा, इथेन, प्रोपेन, ब्रोमेन, ब्यूटेन, ये सबके साथ बिल्कुल ही आराम से होता चला जाएगा, उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हुआ खुदाता चला जाएगा। लेकिन ब्रोमेन, मीथेन, प्रोपेन, इसे आपको ध्यान नहीं देना है। आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ यही रिएक्शन दी हुई है कि मीथेन में जब क्लोरीन सिंबल सा ऐड होगा तो वो हो जाएगा क्लोरोमीथेन और वहां पे हो जाएगा एक HCl रिलीज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है ऑक्सीडेशन, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है एक इथेनॉल और एक इथेनोइक एसिड, इन दोनों की प्रॉपर्टी। फटाक से इसको पढ़ते हैं और इस चैप्टर को करते हैं बाइंड अप। ठीक है, तो चलिए शुरू, लास्ट में आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इथेनॉल पे। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल क्या है? क्या है? क्या है इथेनॉल? क्या है? सिंगल बॉन्ड carbon attached with one more carbon with a single bond and functional group present in it is a OH। क्या है उसमें? OH है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसमें? OH है, मतलब CH3CH2 एंड OH। ये कौन है आपका? इथेनॉल। कौन है आपका ये? इथेनॉल। दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं और उसमें एक फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। अब इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको एज इट इज वैसे ही याद करना है। दो रिएक्शन दी हुई हैं और कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी दी हुई है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या दी हुई है? ये लिक्विड फॉर्म पे होता है रूम टेम्परेचर में। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 156 केल्विन है। केल्विन बिल्कुल ध्यान रखना, डिग्री सेल्सियस मत डाल देना। 156 केल्विन जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट है, 351 जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और ये जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं, क्या अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं, जैसे वाइन हो गया, वाइन, रम और जो भी ये चलता है, जितने भी होते हैं दारू टाइप के, जो दारू हम लोग पीते हैं, दारू जो पीते हैं, जो लोग पीते हैं, वो क्या उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो मेन पड़ता है, वो क्या होता है? वो इथेनॉल ही होता है। और बहुत सारी मेडिसिन में भी यूज होता है, जैसे टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर आयोडीन क्या यूज होता है? ये एक एंटीसेप्टिक या एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, कहीं कट लग जाए या उस तरह ये यूज होता है टिंक्चर आयोडीन। और क्या कफ सिरप में भी ये इथेनॉल होता है। कहीं कहीं कफ सिरप बैन हो गया है कि कफ सिरप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो कफ सिरप नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते थे, वो नहीं मिल रहा है तो ये सस्ता पड़ रहा है, यही पी के उड़ जा रहे थे। तो इसलिए इसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के देना बिल्कुल बंद कर दिया मेडिसिन में। और बहुत सारे टॉनिक्स के अंदर ये पाया मेन इंग्रेडिएंट होता है, मतलब मेडिसिन बनाने में भी बहुत सारा यूज उसका होता है। और ये वाटर सॉल्युबल है किसी भी प्रोपोर्शनल में। वाटर सॉल्युबल अल्कोहल वाटर सॉल्युबल होता है किसी भी प्रोपोर्शनल में, मतलब आधे में पानी मिला दो, कुछ भी मिला दो। देखो जब भी देखे होगे दारू में पानी मिलाते हुए, दारू में पानी इसलिए मिलाते हैं क्योंकि कड़वा बहुत होता है, तो पानी मिलाने के बाद वो थोड़ा कम कड़वा लगता है, बहुत टेस्ट बहुत बिगाड़ता है। ठीक है, बिटर बहुत कड़वा टेस्ट होता है, तो उसमें पानी मिलाते हैं। देखो जब भी दारू में पानी मिलाते हैं तो दारू में पानी मिलाते हैं, पानी में दारू नहीं मिलाते हैं। पहले दारू भर देंगे फिर ऊपर से पहले पानी भर देंगे फिर ऊपर से दारू मिला देंगे, ये नहीं करता कोई भी। पहले दारू डालते हैं फिर उसके ऊपर पानी डालते हैं। उनसे पूछोगे क्यों, नहीं पता होगा उनको। देखो होता क्या है, जो अल्कोहल की डेंसिटी है वो कम होती है किससे? वाटर के कंपेरिजन में। मैंने क्या बोला? डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इज लेस देन वाटर। अब जैसे ये रहा है आपका ग्लास, अब यहां पे आपने भरा अल्कोहल और यहां पे भरा क्या? वाटर। अब इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, इसका जो अल्कोहल है वो कम है। तो जब कम है तो जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर जाने लगेगा और जो कम है वो नीचे आने लगेगा। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, अल्कोहल कम है, ये दोनों नीचे ये ऊपर जाते रहेंगे और ये पूरा का पूरा ये एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अल्कोहल पूरा पानी में एकदम घुल जाएगा बिना कुछ किए।
और अगर आप यही उल्टा कर दें, इतना इसमें वाटर भर दें, इधर अल्कोहल भर दें, तो ये ऊपर नीचे होगा ही क्यों? इसकी डेंसिटी कम है, ये ऊपर है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ये नीचे है, तो ऊपर नीचे होगा ही क्यों? मिलेगा ही नहीं अच्छे से। इसीलिए पहले बर्फ डालते हैं फिर पानी डालते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी कहता है स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल कैन बी लीथल फॉर योर बॉडी। थोड़ा सा भी अमाउंट जो दारू का होता है वो आपकी बॉडी के लिए जानलेवा हो सकता है। और इसको पीने से सोसाइटी में तो अलग ही अफवाह मची हुई है। अफवाह नहीं मची, सही कहा जाता है कि जो पीते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, ये वो दुनिया भर का, तो नहीं पीना चाहिए। ये भी एनसीईआरटी आपको कहती है। दो रिएक्शन दिए हुए हैं, क्या? इथेनॉल रिएक्शन विथ सोडियम एंड इथेनॉल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी हॉट, मतलब हीट के साथ, गर्म, मतलब इथेनॉल में सल्फ्यूरिक एसिड डाला और उसको थोड़ा सा गर्म कर दिया। एक वो रिएक्शन दी हुई है। एक क्या, अल्कोहल में सोडियम डाल दिया। जब अल्कोहल में सोडियम आपने डाला तो इस हाइड्रोजन को रिएक्ट किया और ये बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड 2Na+2H। ये एज इट इज रिएक्शन याद करनी है। अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट कराया तो आपका बन गया सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और अल्कोहल को जब सल्फ्यूरिक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया गया तो उसमें से पानी निकल गया। पानी निकल गया। पानी निकलने का मतलब है, पानी निकलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ वाटर, बोले तो H2O। देखो CH3CH2OH, ये अल्कोहल, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 मिक्स किया और ये इसका जो HO प्लस इसका एक हाइड्रोजन, HO प्लस इसका एक हाइड्रोजन, इसका ये जो OH है और इसका एक हाइड्रोजन, ये दोनों निकल गए वाटर और ये बन गया क्या? क्या बन गया? ये बन गया अनसैचुरेटेड कार्बन। जैसे यहां पे था क्या, ये आपका था इथेनॉल, यहां से वाटर निकल गया, देखो OH ग्रुप ही निकल गया और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये हो क्या गया? ये हो गया आपका इथीन। तो इथेनॉल यहां पे खत्म होता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं इथेनोइक एसिड के पास। लिखो इसको। तो चलते हैं इथेनोइक एसिड के पास। इथेनोइक एसिड की ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको दी हुई है। क्या कॉमनली जो इथेनोइक एसिड होता है उसे हम क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिड मतलब दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, बट उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? दो कार्बन एटम CH3C और जिसमें फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड मींस एक डबल बॉन्ड O और एक OH। ये है इनके फंक्शनल ग्रुप। इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? एसिडिक एसिड कहते हैं। और ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अगर ये 5 से 8% पानी में मिला दिए जाए, मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर में 5 ग्राम या 8 ग्राम, 5 से 8 ग्राम आप कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर दो या एसिडिक एसिड ऐड कर दो तो वो बन जाता है विनेगर। क्या बन जाता है? विनेगर। ये वही विनेगर है और सिरका है जिसको हम एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं अचार के अंदर, पिकल्स के अंदर। ये वही विनेगर है जिससे हमारा चाउमीन बनता है, नूडल्स बनते हैं। और क्या इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 290 डिग्री है, केल्विन है, 290 डिग्री केल्विन है। और क्या फ्रीजिंग ड्यूरिंग द विंटर, और ये फ्रीज हो जाता है विंटर और कोल्ड क्लाइमेट के, इसीलिए इसका नाम जो निकल के आता है वो निकल के आता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसके बाद इसका रिएक्शन दिया हुआ है किसका? इथेनोइक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट कराया। इथेनोइक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट कराया, मतलब इथेनोइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्ट कराया। इथेनोइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्ट कराया और ईस्टर बन गया। ये वही ईस्टर है जो हमें क्या देता है? सूंघने में अच्छा में देता है, प्लीजेंट स्मेल होती है ईस्टर की, जो कि ज्यादातर किसमें यूज होता है? किसमें यूज होता है? सेंट्स में यूज होता है, परफ्यूम्स में यूज होता है ईस्टर। ये जो एरो बता रहा है मतलब इथेनोइक एसिड का इथेनॉल से रिएक्शन कराया एसिडिक नेचर में। इथेनोइक एसिड का सीधा सा मतलब है दो कार्बन, उसमें फंक्शनल ग्रुप लास्ट और जो टर्मिनल कार्बन उसमें क्या लगा होगा? डबल बॉन्ड OH। जब वो रिएक्ट करेगा किससे? इथेनॉल से, CH3COOH नहीं CH2OH। इथेनॉल से रिएक्ट करेगा, सीधा बन जाएगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी ईस्टर बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3, सीधा C2C डबल बॉन्ड O CH2, CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। ये पूरा बन गया ईस्टर। और क्या निकल जाएगा? पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या? ईस्टर, जो जिसका जो स्मेल होता है वो प्लीजेंट स्मेल होता है। और ये यूज कहाँ पे होता है? परफ्यूम्स में यूज होता है, मेकिंग ऑफ परफ्यूम्स में यूज होता है।
और क्या बता सकते हैं, हाँ ये जो एरो तो आपको बता रहा है, देखो इधर भी एरो है इधर भी एरो है, इसका मतलब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। आप इसको वापस से ये दोनों बना सकते हैं। ये जो ईस्टर बना हुआ है इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, एक्सक्यूज मी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हम जब रिएक्ट कराएंगे तो ये वापस से इथेनोइक एसिड और इथेनॉल बन जाएगा। चलते हैं उसकी तरफ, लिखो इसको, ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो सिंपल सा दिया है रिएक्शन याद कर लो बस। चलो ये अपना लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक क्या है, इसके बाद वो माइसेल्ले फॉर्मेशन है, सोप्स एंड डिटर्जेंट वाला, वो थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर देख लेते हैं। रिएक्शंस यहाँ पे आपकी खत्म हो जाती हैं। अभी जो हमारा ईस्टर बना हुआ था उस ईस्टर को वापस से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको वापस से अल्कोहल और अरे क्या कर दिया मैंने, देखो उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वापस से रिएक्ट कराएंगे तो हमें वापस से ईस्टर और क्या बोलते हैं उसको, अल्कोहल और इथेनोइक एसिड वापस से मिल जाएगा। ठीक है, जो ईस्टर बना था उसको हम वापस से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल मिल जाएगा। उसी में क्या एक रिएक्शन यही दिया हुआ है क्या, ये इथाइल इथोनेट या फिर वही है आपका ये क्या, इथेनोइक एसिड, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्ट कराया, ये मिल गया आपको अल्कोहल और सोडियम इथोनेट। इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सपोनिफिकेशन, क्योंकि ये प्रोसेस जो यूज होता है फॉर मेकिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोप। क्या लिखा हुआ, ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन अल्कली द ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू द अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट। अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन बिकॉज दिस इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। जो भी ईस्टर बना था उसको वापस से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे और जो दोबारा बन के चला जाएगा वो अल्कोहल और सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं सोडियम इथोनेट। इथाइल इथोनेट था, सोडियम से रिएक्ट कराया, अल्कोहल बना और सोडियम इथोनेट बना। इथाइल इथोनेट था, नाम था इथाइल इथोनेट, इसको रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, अल्कोहल और सोडियम इथोनेट बन गया, बस और कुछ नहीं। सोडियम इथोनेट बनाने का एक छोटा सा प्रोसेस और दिया हुआ है क्या, कि NaOH को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड से ही रिएक्ट करा दो, इथेनोइक एसिड से ही रिएक्ट करा दो, फिर भी क्या वाटर और क्या बन जाएगा, सोडियम इथोनेट। सोडियम इथोनेट वही प्रोसेस है जिसमें यूज किया जाता है क्या, देखो जो सोप होता है, जो फॉर्मेशन ऑफ जो सोप होता है, डिटर्जेंट होता है, वो लॉन्ग चेन होता है सोडियम सॉल्ट का। किस सॉल्ट का, सोडियम सॉल्ट का एक लंबी सी चेन होती है, मतलब C35 C39 C40 जो है वो सोडियम सॉल्ट का एक क्या होता है, चेन होता है, ये वही है। ठीक है, ये सोडियम सॉल्ट है, इसका नाम है सोडियम इथोनेट, यही होता है सोप। ठीक है, इसका एक पार्ट हाइड्रोफिलिक और दूसरा पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। एक प्रोसेस क्या है सोडियम इथोनेट बनाने का, कि इथाइल इथोनेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालिए और अल्कोहल और सोडियम इथोनेट बना लीजिए। एक प्रोसेस और दिया हुआ है सोडियम इथोनेट बनाने का, कि सीधा इथेनोइक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालिए और सोडियम इथोनेट और वाटर बना लीजिए। उसके बाद आपको दिया हुआ है क्या, कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे रिएक्ट करता है कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट में। कार्बोनेट हो चाहे हाइड्रोकार्बोनेट हो, रिएक्ट दोनों में एक ही जैसा करता है, दोनों में ही वो बनाता है क्या, कैल्शियम एसीटेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट का मतलब है, सोडियम कार्बोनेट का मतलब है सीधा CO3 और हाइड्रोकार्बोनेट का मतलब है HCO3। तो जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट से तो सेम वही बनाता है क्या, सोडियम क्या बोले, सोडियम एसीटेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर इथेनोइक को एसिड रिएक्ट करता है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, फिर भी वही रिजल्ट दोनों में, प्रोडक्ट दोनों में ही सेम है, रिएक्शन में बस सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट मतलब NaHCO3। ठीक है, ये दिया हुआ है, बस उसके बाद क्या बचा, वही सपोनिफिकेशन, ये पढ़ेंगे, इसके बारे में दिया हुआ है, CH2COONA CH2COONA, सोडियम इथोनेट या वही सोप। लिखो जल्दी इसको। चलो फिर लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, माइसेल्ले फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं माइसिल्स। क्या बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं हम इसको, माइसिल्स। अब माइसिल्स क्या होता है, देखो अभी जो हमने देखा ना CH3COONE, इसमें बनते हैं 2 पार्ट। ये है आपका सोप, ये है आपका
सोप, जो डिटर्जेंट होता है जिससे हम कपड़ा साफ करते हैं वो ये है, इसका केमिकल फॉर्मूला है ये लॉन्ग चेन होती है, मतलब C35H ऐसे कुछ करके, नॉर्मल छोटे में देखते हैं। ठीक, देखो इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है आपका हाइड्रोफोबिक, ये नहीं लिख रहा हूँ कि हाइड्रोफोबिक है, एक होता है आपका हाइड्रोफोबिक, एक होता है आपका हाइड्रोफिलिक। फोबिक, फोबिया सुना है, फोबिया, फोबिया जैसे मुझे उससे टर्मरिक से, हल्दी से फोबिया है, या डस्ट से फोबिया है। फोबिया मतलब जैसे मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं, मतलब गलत लग रहा है, मुझे मतलब डर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बीमारी है उससे, एलर्जी है मुझसे। ऐसे ही हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फोबिया मीन्स बता ही दिया, डर लग रहा है। तो इसके दो पार्ट बन जाते हैं, एक हाइड्रोफिलिक वाला, एक हाइड्रोफोबिक वाला। जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो वाटर से प्यार करता है, और जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है उसको वाटर से उतनी ही नफरत है। अब जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो वाटर में घुल जाता है, और जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो वाटर में कहीं भी नहीं घुल सकता। आ रहा है कुछ समझ में? जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो वाटर में घुल जाएगा, और जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता। अभी जब हम साबुन घोरते हैं ना ऐसे, तो कुछ पार्ट देखते हैं हम ऊपर 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 पर तैरता रहता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है। वो कौन सा पार्ट है? वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो पानी में नहीं घुलेगा, जो पानी में नहीं घुलेगा, वो ऊपर तैरने लगेगा। और जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो पानी में घुल जाएगा। अब देखो वर्क कैसे करता है। जो डर्ट होता है, जो क्या होता है? डर्ट होता है, जो गंदगी होती है उसको हम लोग मान लेते हैं क्या? ऑयल्स। क्या मान लेते हैं? ऑयल है, वो क्या है? तेल है। अभी जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ये वाटर से तो इसको दिक्कत है, पर ये इसमें जाके ऐड हो जाता है, ऑयल्स में जाके क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। हाइड्रोफोबिक ऑयल्स में क्या हो जाता है? जाके ऐड हो जाता है। काम आगे दोनों को जरा। तो चलते हैं। क्या बोला था मैंने? कहा था मैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको वाटर से बिल्कुल भी प्यार मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल भी उसको झगड़ा झगड़ा सा रहता है। हाइड्रोफिलिक में उसको वाटर से प्यार मोहब्बत है और उसको मिलजुल के रहेगा। और जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है इसको वाटर से प्रॉब्लम है, पर ये ऑयल्स पसंद है। ऑयल पसंद हो, हम जितने भी डर्ट है उसको क्या मान लेते हैं? ऑयल। दाग नहीं, जो किसी चीज का दाग लग जाता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो गंदगी हो जाती है, लग जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या करते हैं? एक ऐसे चेन बना लेते हैं, ऐसे ये एक ऐसे चेन बना लेते हैं। ये हो जाता है आपका सोडियम वाला पार्ट, ये, और ये पूरा हो जाता है आपका CH3COO वाला पार्ट। अब ये वाला वाटर लविंग है, सॉरी ये वाला हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है। और ये क्या है? ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, जिसको वाटर से बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कौन सा है? हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है। अभी यहाँ पे डर्ट है, इनको डर्ट पसंद है, और इसको एक लंबी सी चेन बनाएंगे, ये पानी में घुल जाएगा और ये जाके डर्ट में घुल जाएगा। अब जब इसके बाद आप पानी को क्लॉथ से अलग करोगे, अब ये चेन तो टूटेगी नहीं, चेन तो टूटेगी नहीं। आप जब पानी से इसको अलग करोगे, आपने साबुन को अलग किया, इस सोडियम को पानी से गारा, आपने इसको अलग किया, जैसे ही इसको अलग किया अब ये पानी से बाहर जाएगा, साथ में जिसके साथ ये अटैच हो गया है आपके डर्ट को भी लेके चला जाएगा। होता क्या है? ये एक नहीं, ऐसे कई सारे, ऐसे कई सारे सोडियम की लॉन्ग चेन जो होती है वो आपके एक डर्ट के ऊपर ऐसे अटैक करती है। और ये सारा पार्ट क्या है? पानी से लविंग है, ये सारा इससे लविंग है। जैसे ही आप इन सारे पार्ट को पानी से निकालोगे, कपड़े से बाहर करोगे, वैसे ही ये वाला पार्ट भी बाहर हो जाएगा। ये था क्या? आपका डर्ट, जो गंदगी थी, ये गंदगी भी इसके साथ क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। ऐसे वर्क करता है क्या? तो कपड़े को घिस घिस के मार मार के, इससे कपड़ा साफ नहीं होता है ज़्यादा। बस करना क्या है, जब आपका डिटर्जेंट हो बिल्कुल अच्छे से कपड़े में घुल जाए। वॉशिंग मशीन क्या करता है? ऐसे से घूमता है, ऐसे घूमता रहता है। वो क्या करता है? जो आपका जो सोप आपने डाला है वो बस आपके डर्ट जो कपड़े में उसको बिल्कुल उसके अंदर से बिल्कुल पास कर देता है, कि जो डिटर्जेंट है वो बिल्कुल ही गंदगी से पास हो जाए। जैसे ही वो डर्ट से पास होगा, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट उससे अटैच हो जाएगा डर्ट से। जैसे ही डिटर्जेंट क्या हुआ? पास हुआ, पानी के सारे वाटर में सॉल्युबल होता है, जैसे वाटर में सॉल्युबल होकर डिटर्जेंट डर्ट से पास होगा, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो है वो डर्ट से अटैच हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट पानी से अटैच हो जाएगा। अब जैसे ही आप पानी को रिमूव करेंगे, डर्ट उसके साथ रिमूव हो जाएगा। तो उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये चैप्टर आपका होता है यहाँ पे समाप्त। पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। टाटा, बाय बाय।